देखिए बच्चों, पिछली क्लास में आपको जो टॉपिक पढ़ाया मैंने वो था प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में उसके किस प्रकार से यूज होते हैं, है ना, और किस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, वो सारी बातें आपको मैंने विस्तार से बताई थी। अब बच्चों जरा आप कुछ बातें देखो, मैं चीजें समराइज करता हूं। पहली बात बच्चों आपको क्या बताई कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आ रहा है तो बोलो उस सेंटेंस का टेंस कौन सा होगा? तो बच्चों उस सेंटेंस का टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर किसी सेंटेंस में बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है, या उसमें जुड़ा हुआ है बच्चों एस या ई एस, क्लियर हो गया है, तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। एक बात तो ही है। दूसरी बात बच्चों आपको यह बताई हमने कि यदि किसी वाक्य में डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वह वाक्य भी हमेशा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है। तीसरी बात बच्चों आपको हमने ये बताई कि यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर का प्रयोग हो रहा है और उसके साथ में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है तो ऐसे वाक्यों का टेंस भी होगा हमेशा प्रेजेंट सिंपल। ऐसे वाक्यों का हिंदी अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहूं, ती हूं आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। जैसे आई एम बिजी ऑन संडेज, इसका अर्थ होता है कि मैं रविवारों को व्यस्त होता हूं या मैं रविवारों को व्यस्त रहता हूं। तो बच्चों कभी होता हूं कभी रहता हूं इसका मीनिंग निकलता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी निकलता। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, अब इसके अंत में बताओ कहां आया होता हूं, ता हूं, इस तरीका कुछ नहीं आ रहा है ना। तो ये जो इज, एम, आर से बनने वाले सेंटेंस होते हैं बच्चों, इनका हिंदी अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहूं, ती हूं, ते हैं, ते हो इत्यादि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं इनका हिंदी अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहूं, ती हूं, ते हैं, ते हो इत्यादि शब्दांशों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। क्लियर हो गया? चौथी एक बात और है बच्चों, अगर किसी वाक्य में किसका प्रयोग हो रहा है जरा ध्यान देना। अगर किसी वाक्य में बच्चों हेज या हेव का प्रयोग हो रहा है और आगे वर्ब की कोई फॉर्म आ ही नहीं रही है तो उस वाक्य का टेंस भी प्रेजेंट सिंपल होता है। जैसे आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं एक पालतू कुत्ता रखता हूं, तो रखता हूं तो ताऊ आ गया, और अगर मैंने पास बोला तो नहीं आया। उसी तरीके से बच्चों मैंने कहा शी हैज ए स्विफ्ट, शी हैज ए मारुति कार, ऐसे बोला मैंने शी हैज ए मारुति कार, तो इसका मतलब यह है कि वह एक मारुति कार रखती है या उसके पास एक मारुति कार है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि ये हेज की स्थिति भी है। और इसके अलावा एक पांचवी स्थिति और जरा देखो बच्चों, अगर किसी वाक्य में ध्यान दो इज, एम, आर आ रहा है और उसके आगे आ रही है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे वाक्य का टेंस भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ये अलग बात है कि बच्चों वो एक्टिव वॉइस में नहीं होता बल्कि पीवी माने पेशिव वॉइस में होता है। वो एक्टिव वॉइस में नहीं होता बल्कि पेशिव वॉइस में होता है। जरा एक एग्जांपल से अपनी बात क्लियर करता हूं। जैसे बच्चों आई एम, ठीक है, आई एम डिफीटेड। आई एम डिफीटेड का मतलब बच्चों मैं परास्त हो गया हूं नहीं, मैं परास्त होता हूं, हो जाता हूं। आई एम डिफीटेड बाई हिम। क्या अर्थ हो गया इसका? आई एम डिफीटेड बाई हिम का मतलब यह है बच्चों, दो अर्थ है इसके। एक तो यह कि मैं उससे हार गया हूं, ठीक है, मैं उससे हार गया हूं, हार चुका हूं, या वैसे जनरली आप इसका अनुवाद यूं कर देते हैं भाई, इसका एग्जैक्ट जो अनुवाद होता है वो यह है कि वह मुझे हराता है और मैं उसके द्वारा हरा दिया जाता हूं, मैं उसके द्वारा परास्त कर दिया जाता हूं। क्लियर हो गया? अब बच्चों एम का प्रयोग किया आपने। अगर यह मान लो, जैसे मान लो मैंने ये जो है आई है, इस आई की जगह बच्चों मैंने क्या लगा दिया, देखो ये आई है, इस आई की जगह लगा दिया मैंने शी। अब बोलो क्या आएगा? अब एम नहीं आएगा, शी इज, फिर क्या जाएगा, वही डिफीटेड, शी इज डिफीटेड बाई हिम, माने वह उससे क्या हो जाती है, हार जाती है। ठीक है, वह उसको हरा देता है, वह उससे हार जाती है या वह उसके द्वारा परास्त कर दी जाती है। क्लियर हो गया? अब बच्चों देखो इसको प्लूरल करके देखते हैं। दे आर डिफीटेड, दे आर डिफीटेड बाई हिम, यानी वे उसके द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, परास्त कर दिए जाते हैं। तो बच्चों आपने क्या देखा
आपने ये देखा कि ऊपर जो मैंने 3 सेंटेंस लिखे इसमें इज एम आर का प्रयोग हो रहा है, और उसके बाद में डिफीटेड मानी वर्ब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो बच्चों ये इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं, ये अलग बात है कि इनका वॉइस एक्टिव नहीं बल्कि पेशिव वही होता है। इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इन परिस्थितियों के अंदर होता है। ये 5 परिस्थितियां हैं बच्चों। अगर किसी सेंटेंस में ये 5 परिस्थितियां पाई जाती है तो आपको समझना चाहिए कि वाक्य का टेंस प्रेजेंट सिंपल है, और अगर ऐसा है तो उसका अनुवाद बच्चों आपको नियमानुसार करना चाहिए, अर्थात वाक्य के अंत में अनुवाद करते समय ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो इत्यादि बोलना चाहिए। क्लियर हो गया है? अब बच्चों आगे वाला टेंस लिखेंगे आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आगे वाला टेंस स्टार्ट हो रहा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये बच्चों बहुत सरल है, और इंग्लिश में बच्चों जो खासतौर पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो प्रत्येक बात को कंटिन्यूस में बोलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि बताओ मैं अपना गृह कार्य करता हूं, इसकी इंग्लिश बनाओ, तो बनाते हैं आई एम डूइंग माई होमवर्क। उनके साथ बीमारी है, आईएनजी जोड़ने की प्रॉब्लम है, वो हर में क्या आईएनजी जोड़ते हैं। तो बच्चों आप ये समझो कि हर में आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी तब जोड़ना चाहिए जब कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा है। आईएनजी किस बात का प्रतीक है? आईएनजी बच्चों कंटिन्यूटी का प्रतीक है, ये अनवरतता या निरंतरता का प्रतीक है, ये अनवरतता या निरंतरता का प्रतीक है। तो बच्चों आपका टेंस कौन सा, जरा कौन सा टेंस लिखा आपने? ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक नाम और भी है, इसको बच्चों प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रेसिव भी इसी को कहते हैं। नाम है, कोई समस्या नहीं है इसमें। इसे बच्चों कभी कभी इम्परफेक्ट भी कह दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? इम्परफेक्ट। तो यहां तक तो आपको मैंने कुछ समझाया ही नहीं। यहां तो मैंने आपको एक व्यक्ति के 3 नाम बताए कि कंटिन्यूअस के एवज में प्रोग्रेसिव का प्रयोग भी किया जा सकता है और प्रोग्रेसिव के एवज में इम्परफेक्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो व्हाट एक्चुअली आई मीन, जो बच्चों में आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि ऑल दीज 3 वर्ड्स आर नथिंग बट दे आर सिनोनिम्स। ये तीनों शब्द कुछ नहीं है, पर्यायवाची हैं, और तीनों ही बच्चों क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है। ओयूएस आ रहा है तो ओयूएस आ जाता है तो एडजेक्टिव होता है, और अगर किसी शब्द के अंत में IVE आ जाता है तो वह भी एडजेक्टिव होता है। यहां हालांकि वो नियम लागू नहीं हो रहा है, लेकिन तीनों के तीनों शब्द क्या है बच्चों, ये हैं एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव है। अब जरा बच्चों बात को समझना, होता क्या है इसमें, एक एग्जांपल से अपनी बात क्लियर करता हूं। सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 1 लिखो, टिम, TIM, टिम इज प्लेइंग। अब बच्चों आप समझ रहे होंगे कि टिम जो है खेल रहा है। अगर बच्चों मैं आगे लिखता हूं कि टिम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बिल्कुल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन बच्चों मैंने यहां पर क्या कर दिया, द और लगा दिया पियानो। अब बच्चों आप जानते हो ये जो प्ले है ना, इस प्ले का मतलब यहां क्या निकलेगा, खेलना नहीं निकलेगा। वो पियानो खेल नहीं रहा है, वो पियानो बजा रहा है। तो मेक यानी मचाना भी होता है, और मेक यानी बच्चों बनाना भी होता है। जैसे चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज, बच्चे शोर बना थोड़ी रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो मेक का मतलब बच्चों वो होता है ना, मचाना भी होता है और बनाना भी होता है। तो प्ले का मतलब क्या होता है, बजाना होता है। तो टिम इज प्लेइंग द पियानो, यानी टिम पियानो बजा रहा है। टिम पियानो बजा रहा है। बच्चों जब इस सेंटेंस को आपने देखा तो इस सेंटेंस से बच्चों आपको एक चीज सीख लेनी चाहिए। वो चीज क्या है, जरा देखो आप कि बच्चों ये जो सेंटेंस आप बनाते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, तो इनको कहा जाता है अफर्मेटिव। ठीक है। सबसे पहले जो सेंटेंस चलता है आप जो कौन सा चलता है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, टिम यानी सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, उसके बाद बच्चों इज आ गया ना, तो इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, और आर भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फोर्थ फॉर्म। इस फोर्थ फॉर्म को और क्या बोलते हैं, इसे बच्चों ING फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ING फॉर्म। और क्या बोलते हैं, और बच्चों इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट PARTICIPLE प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और उसके बाद बच्चों जनरली ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कभी ऑब्जेक्ट आता है कभी नहीं भी आता है, कभी कोई दूसरा शब्द भी आ सकता है, परंतु जनरली बच्चों इन जनरल किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बढ़ के तैयार हो गया है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों, यू विल हैव टू पुट द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला। ये जो बच्चों दिया हुआ फार्मूला है, जो दिया हुआ सूत्र है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान रखना पड़ेगा, एंड योर सेंटेंस विल बी रेडी। और बच्चों आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे यहां रख दिया मैंने टिम, अब इजामार में से क्या लगाऊं, तो बच्चों इजामार में से मैं इज लगाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। आप ये भी जानते हैं कि प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। आप ये भी जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो टिम इज, फिर बच्चों बजाने को क्या बोलते हैं, प्ले, उसमें ING जोड़ो, चौथी फॉर्म बनाओ, प्लेइंग। और उसके बाद में क्या बजा रहा है वो, तो जो क्या का जवाब देता है, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्ट, उसी को बच्चों आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो
जो कौन बजा रहा है, जो कौन का जवाब देता है, दैट्स व्हाट यू कॉल सब्जेक्ट, उसको बच्चों आप सेंटेंस का क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि ये तरीका है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी जोड़ते हैं तो इसको बच्चों क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, माने इसको क्रिया की चौथी फॉर्म कहा जाता है। और बच्चों क्रिया की चौथी फॉर्म भी कहा जाता है, और इस क्रिया की चौथी फॉर्म को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो बच्चों इसे आप वर्ब की जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो यहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब बोले कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो डरने वाली कोई बात नहीं है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बच्चों कुछ नहीं होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो। दूसरी बात बच्चों, अगर कोई बोले प्रेजेंट पार्टिसिपल तो ये कोई अलग अलग हवा नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई जो फॉर्म होती है उसी को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है। और बच्चों ये भी जान लो कि ये वर्ब होती है, ठीक है। इस वर्ब के पहले जो आता है वो जनरली सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद जो आता है बच्चों वो जनरली ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। जो सब्जेक्ट होता है बच्चों वो हमेशा किसका जवाब देता है, वो हमेशा बच्चों कौन, WHO, हु यानी क्या होता है, कौन का जवाब देता है। जैसे मैंने आपको हु इज प्लेइंग द पियानो, कौन पियानो बजा रहा है, तो जवाब क्या गया, टिम। तो टिम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसी तरीके से बच्चों ये जो ये है ऑब्जेक्ट बच्चों, ये क्या का जवाब देता है, क्या, क्या का मतलब जानते हो, What is Tim playing? टिम क्या बजा रहा है, तो जवाब आ गया द पियानो। तो द पियानो बच्चों ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये कभी कभी किसें यानी WHOM हुम का जवाब भी देता है। जैसे हुम डू आई टीच, मैं किसको पढ़ाता हूँ, आई टीच माई स्टूडेंट्स, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। तो विद्यार्थियों को वही ऑब्जेक्ट है, कर्ता ने कर्म को, हिंदी में बोलते हो को, अंग्रेजी में को नहीं होता बच्चों, और अंग्रेजी में ने भी नहीं होता है। ये वाक्य में अनुवाद करते समय आपको बाहर से लाना पड़ता है। ये बातें आपको कई बार बताई जा चुकी है। एनी हाउ, अब बच्चों जरा आप देख रहे हैं टीम इज प्लेइंग द पियानो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये प्रक्रिया आपके समझ में आ गई है। अगर बच्चों आ गई है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे ये बताओ कि इजमार की स्थिति क्या रहती है। तो बच्चों इजमार की स्थिति आपको बताई जा चुकी है। आई के साथ हमेशा एम आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, आर आता है। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर बच्चों में आपको टिम की जगह आई कर दूं तो आप क्या करोगे, आई एम, फिर वही आ जाएगा, आई एम प्लेइंग द पियानो। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ बच्चों ये हो गया मैं पियानो बजाता हूं, ये नहीं हुआ है, बल्कि क्या हो गया है, मैं पियानो बजा रहा हूं इस आईएनजी के कारण। इस आईएनजी का मतलब होता है बच्चों रहा हूं, और लड़की है तो यही बन जाती है रही हूं, और अगर प्लूरल है तो बहुवचन है तो ये बन जाता है रहे हैं, और अगर बच्चों सेकंड पर्सन है तो ये बन जाता है रहे हो। ये जो आईएनजी है ना बच्चों, ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है, ये निरंतरता को दर्शाता है, ये अनवरतता को दर्शाता है। क्लियर हो गया है। एम का प्रयोग क्यों किया बच्चों, क्योंकि आई के साथ तो एम ही आता है। ठीक है, वो भी समझाएंगे भी आपको। अब बच्चों आई के साथ एक बार जरा वी करके दिखाओ, तो आपने क्या किया, वी आर, क्योंकि ये तो प्लूरल है, वी आर, फिर क्या करोगे, लिखते चलो प्लेइंग द पियानो। वी आर प्लेइंग द पियानो का अर्थ हो गया कि हम क्या बजा रहे हैं, हम पियानो बजा रहे हैं। ठीक है बच्चों, वी आर प्लेइंग द पियानो, हम पियानो बजा रहे हैं। जरा यू से स्टार्ट करना, यू आर, क्या आ जाएगा बच्चों, यू आर, फिर क्या करोगे, वही प्लेइंग, यू आर प्लेइंग द पियानो। यू आर प्लेइंग द पियानो का मतलब क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो, यू आर प्लेइंग द पियानो माने तुम पियानो बजा रहे हो। अब बच्चों ही का प्रयोग करना, सिंगुलर है तो ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग द पियानो, यानी बच्चों वह क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है। फिर देखो शी इज प्लेइंग द पियानो, यानी वह पियानो बजा रही है। और बच्चों दे से बनाओ, दे आर, वही प्लेइंग द पियानो। तो बच्चों क्या निष्कर्ष निकाला आपने इन सभी वाक्यों को पढ़ करके, आफ्टर रीडिंग
ऑल दीज सेंटेंसेज, इन तमाम वाक्यों को पढ़ करके बच्चों क्या निष्कर्ष निकाला आपने बच्चों ये निष्कर्ष निकाला होगा। देखो बच्चों आपने ये निष्कर्ष निकाला होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपको इज का प्रयोग करना चाहिए। पी एस यानी बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको आर का प्रयोग करना चाहिए। और बच्चों अगर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना चाहिए। दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन बच्चों, यही कंक्लूजन है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों वह होता है जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। ये बच्चों टेंस जब पढ़ना हमने शुरू किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके बारे में जो पहला निष्कर्ष वो ये है बच्चों कि जिस वाक्य में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब आप हिंदी में अनुवाद करते हो तो वाक्य के अंत में जनरली आपको क्या बोलना चाहिए, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, और अगर सामने कोई व्यक्ति है तो रहे हो। कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है बच्चों जिनमें रहा है, रही है का अनुवाद नहीं होता है। वो भी क्रियाएं बता देता हूं आपको कौन कौन सी क्रियाएं हैं, है ना। तो कुछ क्रियाओं में ऐसा होता है बच्चों, अब जैसे मैंने आपको ये बोला कि वह खड़ा है, ठीक है, तो बच्चों वह खड़ा है, अब वह खड़ा हो रहा है ऐसे नहीं बोला मैंने आपको बोला इसलिए खड़ा रहा मैं कि तुम मुझे पुकार लो, तो इसलिए खड़ा रहा मैं तुम मुझे पुकार लो। या मैं कहता हूं कि वह खड़ा है, या मैंने आपको कहा कि वह काली साड़ी पहने हुए है, या मैंने आपको कहा कि वह बैठा है। अब बच्चों जरा ध्यान देना, जब मैं कहता हूं कि वह खड़ा है तो मैंने बोला ही इज स्टैंडिंग। अब बच्चों मैंने ये तो नहीं कहा था कि वह खड़ा हो रहा है, लेकिन बच्चों अगर मैं ये बोलता कि वह खड़ा हो रहा है तो भी मेरे को यही बनानी होती। लेकिन कई बार आप ऐसे बोलते हो वो खड़ा है, काफी देर से खड़ा है, हो तो खड़ा है तो आपको बोलेंगे इज स्टैंडिंग। उसी तरीके से बच्चों जैसे मैंने आपको कहा हम बैठे हैं तो वी आर सिटिंग। अब बच्चों आप क्या देख रहे हो, यहां पर वो आईएनजी नहीं आ रहा, वो रहा है, रही है नहीं आ रहा है। उसी तरीके से बच्चों शी इज वियरिंग, शी इज वियरिंग का मतलब क्या है बच्चों, शी इज वियरिंग ए ग्रीन साड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि वह ग्रीन साड़ी पहन रही है, हालांकि ये भी हो सकता है कि वो ग्रीन साड़ी पहन रही है भी, और इसका मतलब ये भी है बच्चों कि वह ग्रीन साड़ी पहने हुए है, वो हरी साड़ी धारण किए हुए है। तो बच्चों वियर एक ऐसी वर्ब है, सिट एक ऐसी वर्ब है, स्टैंड एक ऐसी वर्ब है कि जब आप इनमें आईएनजी जोड़ते हैं तो इनका हिंदी अनुवाद करते समय वो जो रहा रही का चक्कर है वो हिंदी में नहीं होता है। पर वो हो ना हो बच्चों आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें इजमार का प्रयोग हो रहा है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मानना चाहिए। और बच्चों 99% उनका अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं या रहे हो आता है। और कतिपय क्रियाएं ऐसी है, 2-3 क्रियाएं जो मैंने आपको बताई है, एक दो और भी हो सकती है जो मेरे आई है चपेटे में, वो मैंने आपको बताई है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या जाना, इस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पहला निष्कर्ष निकाला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो बच्चों सारांश क्या निकला जरा बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जिसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है बच्चों, पहला निष्कर्ष बता रहा हूं आपको, ठीक है। पहला निष्कर्ष को लिख लेना, बाद में अपन पूरे निष्कर्ष एक साथ लिखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है जरा बताना, जिसमें इज या एम या आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। उसको आप कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन, ये बच्चों पहला निष्कर्ष है, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, परंतु उससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
अधूरी बात अपन जो है उसको पूरा करते हैं। अब बच्चों दूसरा वाला आप लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं? तो बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे बच्चों आपको दिया गया टिम इज प्लेइंग द पियानो एंड टिम पियानो बजा रहा है, तो आपको ये क्या टिम पियानो बजा रहा है, तो आप क्या करोगे बच्चों, सहायक क्रिया मानी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, उसको उठा करके कहाँ रखोगे, सब्जेक्ट के पहले रखोगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जरा देखना, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। सबसे पहले आएगा एच बी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब जरा ध्यान दो, ये जो एच बी है, ये समझ गए होंगे एच बी क्या है। एच बी तो बहुत सारी है, लेकिन इस वाक्य में केवल वो चलेगी इज, एम या आर। क्लियर? अगर आपसे कहा जाए कि टिम इज प्लेइंग द पियानो, इसका प्रश्नवाचक बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो बच्चों आप यूं बनाओगे, जरा ध्यान देना, टिम इज प्लेइंग द पियानो। ये तो बच्चों आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था ना। अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं, इसको उठाना है, यहां रखना है। इसको बोलते हैं इस प्रक्रिया को इनवर्जन। आपको जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, उसका क्या करना है, उसका इनवर्जन करना है, इनवर्जन करना है। तो क्या करोगे बच्चों, ये इज जब आ जाएगा तो देखो ये हो गया साहब आपका इज। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये पहला बन गया ना, सेंटेंस का पहला शब्द बन गया है, इसलिए आई को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ये बड़ा कर दिया। इज टिम तो नाम है, इसलिए इसका तो टी बड़ा ही आएगा। इज टिम प्लेइंग द पियानो। अब बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, क्या टिम पियानो बजा रहा है, तो फुल स्टॉप के एवज में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो गया। समझ में आ गया है? इज टिम प्लेइंग द पियानो, क्या टिम पियानो बजा रहा है। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम प्लेइंग द पियानो, तो आप क्या बोलोगे, एम आई प्लेइंग द पियानो, क्या मैं पियानो बजा रहा हूं। फिर मैं आपसे कहता हूं बच्चों वी आर प्लेइंग द पियानो, हम पियानो बजा रहे हैं, तो आप क्या प्रश्नवाची कैसे बनाओगे, आर को आगे रखोगे, आर बी प्लेइंग द पियानो, क्या हम पियानो बजा रहे हैं। उसी तरीके से बच्चों he is playing the piano, is he playing the piano, she is playing the piano, is she playing the piano, they are playing the piano, are they playing the piano. In this way you can frame the sentences. इस प्रकार से बच्चों आप वाक्य बना सकते हैं। You can convert or you can change a sentence from an affirmative one to from an affirmative to an interrogative one. आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बच्चों आप एक affirmative sentence को प्रश्नवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई है। दूसरी बात समझाते हैं। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं, ये बड़े आसान है, जैसा कि आपको पहले समझाया मैंने। नेगेटिव, तो ये नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये करना है कि जो एच बी उठा करके आपने सब्जेक्ट के पहले रखी थी, उसको वापस उसी जगह लाना है जहां से आपने उसको उठाया था। ठीक है, तो बच्चों ये आगे हो गया आपका स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है जरा देखो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वो एच बी जो आपने उठा के ले गए थे उसको वापस एच बी को यहां लाओ। एच बी का मतलब इज या एम या आर। क्लियर हो गया? इसको उठा के लाओ और इसमें क्या जोड़ दो, नोट और जोड़ दो। ठीक है, ओके। फिर क्या बन जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और आगे लगा देंगे आप फुल स्टॉप। तो बच्चों इस तरीके से आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे बच्चों आपको कहा गया था कि क्या टिम पियानो नहीं बजा रहा है, सॉरी क्या टिम पियानो बजा रहा है, तो आप इसको उठा के आगे ले गए थे। अब बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, ये लगा दिया टिम, वो वापस लाओ, ये लगा दिया इज, इसमें नॉट भी लगा जोड़ दो, इज नॉट। प्लेइंग में क्या कर दो, प्लेइंग का प्लेइंग रहने दो, प्लेइंग द पियानो। क्लियर हो गया बच्चों? यहां क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। टिम इज नॉट प्लेइंग द पियानो, टिम इज नॉट प्लेइंग द पियानो। अब देखने वाली बात बच्चों ये है कि इज नॉट का प्रयोग भी हो सकता है और इजंट का प्रयोग भी हो सकता है। क्लियर है? उसी तरीके से बच्चों आगे समझ में, तो देखो एक तो क्या है, इज नॉट, तो इज नॉट को क्या कर सकते हो आप, इजंट। उसी तरीके से आर
और ये है बच्चों नॉट, इसको क्या कर सकते हो आरंट, और उसी तरीके से बच्चों एम और नॉट, और इसको क्या कर सकते हो एमंट। लेकिन ध्यान दो बच्चों ये गलत है, एमंट नहीं, इसका भी बच्चों आरंट ही होता है, समझ गए। एम प्लस नॉट तो सही है, लेकिन बच्चों जब आप इनको मिलाते हो, इनमें संधि करते हो, तो फिर एमंट नहीं बनता, बल्कि हमेशा आरंट बनता है। जैसे बच्चों आरंट बनता है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि आई एम बिजी, तो इसका ये नहीं बनेगा कि एमंट आई। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, एमंट आई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आरंट आई बोलना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जब भी नोट आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। इज नोट भी आ सकता है, इजेंट भी आ सकता है, दोनों सही है, दोनों सही हैं। अब बच्चों जरा देखो, टीम की जगह एक बार मैंने बोला आपको आई एम प्लेइंग द पियानो, तो आप क्या बोलोगे आई एम नॉट प्लेइंग द पियानो। और अगर मान लो जोड़ के बोलोगे तो कैसे बोलोगे, आई एमंट नहीं, आई आरंट प्लेइंग द पियानो, क्या बोलोगे आई आरंट प्लेइंग द पियानो। उसी तरीके से बच्चों वी से बनाओ, तो वी आर प्लेइंग द पियानो, आप बोलोगे वी आरंट या वी आर नॉट प्लेइंग द पियानो। क्लियर हो गया। ही इज प्लेइंग द पियानो, आप कहोगे ही इज नॉट प्लेइंग द पियानो, या आप इज नॉट की जगह क्या बोलोगे ही इजंट प्लेइंग द पियानो। क्लियर हो गया। उसी तरीके से शी इज प्लेइंग द पियानो, वह पियानो बजा रही है, शी इज नॉट प्लेइंग द पियानो, या शी इजंट प्लेइंग द पियानो, वह पियानो नहीं बजा रही। उसी तरीके से दे आर प्लेइंग द पियानो, पर आपने क्या बनाया दे आर नॉट प्लेइंग द पियानो, या आपने बनाया दे आरंट प्लेइंग द पियानो। तो इस तरीके से बच्चों जो नेगेटिव सेंटेंस हैं वो भी आप बनाना सीख गए हैं। नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और नेगेटिव के बाद में बच्चों अब जो सेंटेंस चलेंगे वो कौन से चलेंगे, अब चलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जरा ध्यान दो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगी, ठीक है। अब बच्चों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, उसमें आपको बच्चों दोनों बातें हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया कि साहब टिम इज प्लेइंग द पियानो, ये आपको एक साधारण सा सेंटेंस हमने दे दिया और कहा इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना के दिखाओ। तो जरा ध्यान देना, पहला सेंटेंस टिम इज प्लेइंग द पियानो, ये जो सेंटेंस बच्चों आपने बनाया ये तो अफर्मेटिव है। कैसा सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। आपसे कहा गया इसका प्रश्नवाचक बनाओ, तो आप क्या करोगे बच्चों इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, इसको आगे लाओगे कि नहीं लाओगे। इज टिम प्लेइंग द पियानो, इज टिम प्लेइंग द पियानो, ये बच्चों अफर्मेटिव था, ये आपने इसका इंटेरोगेटिव बना दिया। अब जब आपसे कहा गया इसका नेगेटिव बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे टिम इज नॉट, क्या आप यूं भी बना सकते हैं इजंट, दोनों सही है। टिम इजंट प्लेइंग द पियानो। क्लियर हो गया। अगर बच्चों आपसे कोई कहे कि इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, तो इस चीज को यहां लाओ, ये आ गया इज, फिर टिम, फिर क्या जाएगा नॉट प्लेइंग द पियानो। इसका मतलब बच्चों इसमें प्रश्न भी है और इसमें निषेध भी है, इसमें प्रोहिबिशन भी है, इसमें क्वेश्चन भी है। ये है क्या टिम पियानो नहीं बजा रहा है, इस प्रकार से आप बनाओगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यूं बनाते हैं, जरा ध्यान देना, ये नोट कई बार आगे भी जाता है। तो आपने बनाया इजंट, इसमें मिला दिया आपने टिम प्लेइंग द पियानो, इजंट टिम प्लेइंग द पियानो। बच्चों ये भी सही है, क्लियर है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इज नॉट और फिर टिम लगाएंगे, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये सब्जेक्ट, जरा ध्यान देना, अगर इसके बाद आ रहा है तो बच्चों इज नॉट भी सही है और इजंट भी सही है। परंतु यदि इसके पहले आ रहा है तो बच्चों इज
नोट, ये गलत है ऊपर वाला, और केवल ये वाला सही है, इजेंट वाला सही है। आ गई समझ में? इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है बच्चों। जब नोट का प्रयोग किसी एचवी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके किया जाता है तो उसे आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। तो जब किसी एचवी का प्रयोग, जब नोट का प्रयोग किसी वर्ब के साथ में, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में किया जाता है, तो बच्चों सब्जेक्ट के बाद अगर उसका प्रयोग हुआ है तो नोट का प्रयोग खुले रूप में भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले हुआ है तो फिर उसका प्रयोग खुले रूप में नहीं हो सकता है, उसका प्रयोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही होता है। क्लियर हो गई ये बात? ये तो बच्चों हुई आपकी साधारण बात। अब आपने क्या किया, इस सेंटेंस को जब आपने बनाया तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन के तैयार हुआ आपके पास? तो इसका स्ट्रक्चर जरा देखना बच्चों, ये आपका स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ इसका। सबसे पहले आपने लगाई एचवी, ठीक है, ये कर सकते हो, एचवी क्यों लिखते हो, इज एम आर लिख दो आप। सबसे पहले आपने लगाया इज एम या आर, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है नोट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। आपको बच्चों हमने ये बताया कि ये भी सही है जो पहला वाला बनाया है, और इसकी जगह बच्चों आप ये भी कर सकते हो, कौन सा, इज, तो इज की जगह कर दोगे इजेंट, आर की जगह, एम की जगह क्या कर दोगे आरंट, एमंट तो होता ही नहीं है, ये बताया मैंने, एमंट, ये तो गलत है, ये सही है। या बच्चों आर का बनाओगे तो भी आरंट ही बनेगा, आरंट प्लस सब्जेक्ट, अब नोट नहीं आएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और बच्चों प्लस क्वेश्चन मार्क, ये भी सही है। गलत कौन सा है? इनमें तो दोनों सही हैं, लेकिन गलत बच्चों ये है कि कई बार आप क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इज नॉट, ठीक है, और या एम नॉट, या आर नॉट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और बच्चों आज जो ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह है, तो ये वाला जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है बच्चों, सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर, ये गलत है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों वो होता है जिसमें या तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इसके अफर्मेटिव, इसके नेगेटिव, इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये इसके जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों वो बना के आपको मैंने बताए किस तरीके से आप वाक्य बनाते हैं। और आपको ये भी कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ आर का प्रयोग होता है, और बच्चों यदि सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों आगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम हैं, आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम हैं। ठीक है, तो ये जो नियम है बच्चों ये आपको हम बताएंगे अगली क्लास में। क्लियर हो गया है? तो इस तरह से देखिए, देखा बच्चों आपने, आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।